हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए ठीक है। तो हम देखते हैं अभी हम 2 दिन क्या पढ़े हैं। हमने 2 दिन पढ़ाई की है वर्णमाला। तो वर्णमाला टॉपिक अभी 2 पार्ट हो चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे, विसर्ग पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे, निरनुनासिक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे पंचमाक्षर। तो आइए हम इसको देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर जो एक लाइन खींची जाती है उसे हम कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। तो इस सिरोरेखा के ऊपर एक जो बिंदी होती है, यही क्या है? ये चिन्ह किसका? इसका अनुस्वार का ये चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये चिन्ह है अनुस्वार का। ठीक। और इसके जो वर्ण है, वर्ण कौन सा है? वर्ण होगा अंग। ये अनुस्वार जो होता है ये नाक के द्वारा बोला जाता है। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? नाक है। तो उच्चारण स्थान जो होगा नाक होगा। इसीलिए इसे हम नासिक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नासिक्य वर्ण। इसको हम कहेंगे नासिक्य वर्ण। ये जो है पंचमाक्षर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पंचमाक्षर के रूप में भी होता है। पंचमाक्षर के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक। अब ये जो पंचमाक्षर है, एक मिनट, ये जो पंचमाक्षर है इसे अभी हम आगे समझेंगे। अब हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग जो है, विसर्ग का जो चिन्ह होता है ये होता है दो बिंदी। विसर्ग का चिन्ह ये होता है और इसे हम, इसका वर्ण जो होता है अह। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहते हैं अयोगवाह। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को हम, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों को हम मिलाकर के अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखो, तो हम देखेंगे अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह क्या होगा? अयोग मतलब होता है कि जिसका कोई योग ही ना हो, और वाह मतलब होता है उसका वहन करने वाला। अयोगवाह, अयोगवाह मीन्स हो जाएगा जिसका कोई योग ना हो, उसके बाद भी उसका वहन करने वाला। जिसका कोई योग ना हो वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो ये जो अयोगवाह है अंग और आहा, इसे हम क्या कहेंगे? ये ना तो ये स्वर होता है और ना ये व्यंजन होता है। और इसे या तो हम लिख दे जिसका कोई योग ना होने पर भी उसका वहन करना। अभी हमने जैसा कि बताया कि जिसका कोई योग ना हो फिर भी उसे वहन करना। अब वहन करना का मतलब होता है ढोना, साथ लेकर चलना। अब
हमने कहा था अयोग वाह कौन कौन से होंगे, यहां दे लगा लिख देते हैं अयोग वाह। तो ये जो अंग है, ये अंग और अह, ये दोनों जो हैं अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि अयोग वाह हम किसे कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं कि अयोग वाह। कभी कभी ये होता है कि हम पूछ लेते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, किसे कहते हैं, बट ये सिंपल हो जाता है। लेकिन ये अयोग वाह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग लगभग ये यहीं से क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। तो अंक और अभा होगा। तो ये क्या है, कभी कभी और पता है कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये दोनों जो स्वर हैं या ये व्यंजन है। तो अगर हम ऐसा गए, देखिए ये ना तो स्वर, ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है, ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। इसीलिए इसको कहा जाता है अयोगवाह, क्योंकि इनका प्रयोग दोनों जगह होता है और दोनों इसको लेके चलते हैं। तो जैसा कि आपने ये इसको समझ लिया विसर्ग। अब आप देखिए अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार जो है इसका चिन्ह आपने देख लिया, इसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान नाक होगा और नासिक के वर्ण होगा, पंचमाक्षर के रूप में इसका प्रयोग होता है। और विसर्ग क्या है, इसका चिन्ह ये होगा, और वर्ग जो वर्ण जो है ये अह है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, योग वाक्य कहलाते हैं, जिसका कोई ना तो इसका योग ना जो है जिसका योग ना हो फिर भी उसको वहन करना, या फिर कह दें योग ना होने पर भी उसका वहन करना। अब इसे हम क्या कहेंगे, अयोग वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। ना तो ये स्वर है और ना तो ये व्यंजन है। ये देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये और ये वाला पोर्शन ये ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे निर निरानुनासिक। अब ये जो निरनुनासिक या फिर कहिए निरानुनासिक, ये ऐसे कर दीजिए। तो निरनुनासिक जो होता है ये होता है जिसको निर मतलब नहीं होगा और नासिक मतलब नाक से, मतलब जिसका उच्चारण नाक से ना हो, केवल मुख से हो। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, इसका उच्चारण केवल मुंह से, जिसमें हवा मुख से इसमें हवा क्या होती है, मुख से निकलती है। ठीक, जैसे जो है इनको और भी हम कुछ कहते हैं, इनको कहते हैं मौखिक स्वर, इनको कहते हैं मौखिक स्वर। इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनके ये जो है ये हो जाएंगे, ये होंगे छोटा आ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये ए आई ओ और कितने तक हो जाएंगे, आओ तक। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हवा होती है वो मुख से निकलता है, इसमें नाक का कोई स्थान नहीं है। जैसे आ से लेकर के ये आओ तक प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है इसे हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे होता है, स्वतंत्र रूप में होता है। इसका जो प्रयोग है
ये स्वतंत्र रूप से, कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। और इसमें जो है इसे या तो वास्तविक रूप में या तो मात्रात्मक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? वास्तविक वास्तविक ऑब्लिक जो है ये मात्रात्मक, यहां हम कॉमा ही लगा देते हैं, मात्रात्मक। ठीक, ये यहाँ यही सही है। चलो, या तो ये वास्तविक रूप में होगा या तो ये मात्रात्मक रूप में होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में दे दें, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? औरत। अब देखिए, ये जो औ है, औ, ये कैसे आया है? ये वास्तविक रूप में आया है। और अगर हम यही लिख दें सीता, सीता लिख दें, तो सीता में क्या आया? मात्रा आया। ये क्या है, कैसे आया है? मात्रात्मक रूप में। ठीक, ये तो आया जो है औरत जो है, ये यहाँ पे पूरा ये अपने आप में वास्तविक रूप में है, क्योंकि औ, आपने सुना है औ जो है वर्ण है, ये सीधे सीधे आ गया और यहाँ पे बड़ी की मात्रा आई है, तो ये मात्रात्मक रूप में हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में दो बहुत हैं। अब हम देखते हैं अनुनासिक। ऐसा करते पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अनुनासिक, इसका जो प्रयोग होता है ये दोनों के द्वारा होता है। प्रयोग कैसे होता है? दोनों के, नाक व मुंह, दोनों के द्वारा। ये भी जो है उच्चारण, अब इसका जो मात्रा होगी, ये जो इसका साइन है, ये अंक के रूप में आता है। ठीक है, ये चंद्रबिंदी के रूप में इसे हम, ये नाक व मुंह दोनों के द्वारा जो है इसे मतलब बोला जा सकता है। इसे हम चंद्रबिंदी के द्वारा इसको जो है निरूपित कर सकते हैं। और इसमें जैसे हो जाएगा आंख, आंख, तो ये एग्जाम्पल है। ये जो आंख है, इसमें आ जो है ये मुंह से भी हो रहा है, और ये जो ये जो मात्रा आ रही है, मात्रा ये नाक के द्वारा बोला जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये इसका प्रयोग, इसे हम कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों के द्वारा होता है। अब हम जो है, इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक और बच रहा है पंचमाक्षर, उसको भी कर लेते हैं। क्या? पंचमाक्षर। अब देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पंचमाक्षर हम बाद में देखेंगे, तो पंचमाक्षर देखते हैं। पंचमाक्षर क्या होता है? वर्गों का जो आखिरी वर्ण होता है, वही हम उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क्या? वर्ग कौन, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और टोटल कितनी संख्या है उसकी? 25 है। कौन कौन से? क, च, ट, थ और पा। 1 2 3 4 और 5। तो इसको हम पूरा देखते हैं।
ये हो गए वर्ग। अब इसके आगे हम देखते हैं ख ग घ और अंगा, च ज झ और इया, ट ठ ड ढ और अड़ा, थ द ध न, ह ब भ और म। तो ये जो आखिरी वाले वर्ण हैं ये तो है वर्ग, और ये हो जाएंगे पंचमाक्षर। अब इसका हम प्रयोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, हम इसी को ले लेते हैं। अभी ऐसे पंचमाक्षर लिखा जाता है, पंचमाक्षर। और हमने क्यों लिखा पंचमाक्षर? जब किसी वर्ग का पहले जो है आधा बीज आधा वर्ण आएंगे, जैसे जब किसी वर्ग का, जैसे का वर्ग का ये जो आएगा ये च वर्ग का है, ठीक, ये च वर्ग का है। तो च वर्ग में ये देखिए ये यहाँ आया, फिर च मा क्षर। अब देखिए यहाँ आया था, तो जब यहाँ आने के बाद में उसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये आधा वर्ण आया हो, उसी वर्ग का जब बाद में पूरा वर्ग आ जाता है उसी के बाद में, तो वो जो है अंक बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसे कहेंगे हम पंच। अब आपने यहाँ देखा लिखा तो है पंचमाक्षर, ठीक। अब हम देखते हैं पंडित, पंडित, ठीक। अब हम यहाँ पंडित देखते हैं, तो पंडित को देखिए प लिखा, उसके बाद में आप यहाँ देखिए अड़ा का आधा आया, फिर उसी वर्ग का ये देखिए डा, ठीक, उसी वर्ग का ये डा आ गया, इस पे मात्रा लगी है, और ये हो जाएगा ता, ये हो जाएगा पंडित। और अगर हम चाहें तो ये वाला जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, सीधे ये वाले जो है इसको हम यहाँ बदल सकते हैं। अब ये हो जाएगा पंडित, यहाँ ये हो जाएगी अंक बिंदी, इसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक। बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।